हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की बीएससी की सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में हम अर्थ तरंग विस्तारी के अंदर जो उसकी दक्षता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक की हमने अर्थ तरंग की विस्तारी के अंदर जो हमने पढ़ा था वो उसके अंदर जो पीएन से डायोड जो होता है वो हमने जो बाहर से अर्थ तरंग विस्तारी के अंदर प्राथमिक कुंडली से ट्रांसफार्मर द्वारा द्वितीयक कुंडली के ऊपर जो संकेत देते हैं प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है जो उल्टा की उस आधार के ऊपर जो डायोड अग्रबायस तथा उत्क्रम बायस के अंदर परिवर्तित होता है उस कंडीशन के अंदर जो धारा तथा वोल्टता बहती है उस आधार के ऊपर हमने इसके लिए जो आउटपुट के रूप में हमने सिग्नल मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा था तथा जो आउटपुट के जो सिग्नल मिलते थे वोल्टता तथा करंट की वो क्या थे एक पूरे जैसे कि हमने मान लो कि इस प्रकार से पूरी एक वोल्टेज तथा करंट की जो धारा या संकेत पूर्ण वोल्टेज तथा करंट की जो पूरा चक्र के रूप में संकेत दिए थे इसके अंदर प्राथमिक कुंडली के ऊपर उसके कारण जो डायोड अग्रबायस था पक्ष बायस आया उसके कारण जो हमें वोल्टेज तथा करंट में जो ग्राफ मिलते थे वो इस रूप में मिलते थे। उसका कारण यह था कि धनात्मक अर्धचक्र के अंदर डायोड अग्रबायस में होता था ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड रिवर्स बायस में होता था। रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर डायोड के प्रतिरोध हमेशा कितना होता है अनंत प्रतिरोध वो उत्पन्न करता है जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट का मान क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। उस वजह से लोड के ऊपर पर करंट प्राप्त नहीं थी वही जो वोल्टेज प्राप्त था उस वजह से हमें ग्राफ कैसे होते हैं इस प्रकार से प्राप्त होते हैं तथा अर्थ तरंग विस्तारी के अंदर जो भी आउटपुट सिग्नल होते हैं वो किसके अंदर धनात्मक अर्धचक्र के रूप में प्राप्त होते हैं जिसके कारण जब हमने औसत डीसी वोल्टेज निकाली तब उसका मान Vm/पाई के रूप में प्राप्त हुआ तथा औसत लोड धारा निकाली उसका मान भी क्या हुआ Im/पाई के रूप में प्राप्त हुआ तथा जब हमने इसको आरएमएस वैल्यू निकाली इसी करंट तथा इसी वोल्टेज की तो वो भी क्या प्राप्त हुई Vm/2 तथा Im/2 के रूप में प्राप्त हुई। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है अर्थ तरंग विस्तारी की दक्षता। ये दक्षता जो होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है जो शक्ति हमने प्रदान की हमने किसी भी युक्ति को जो शक्ति प्रदान की उस शक्ति के साथ के आधार के ऊपर उसी युक्ति ने हमें आउटपुट के रूप में कितनी शक्ति प्रदान की वापस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस आधार के ऊपर हमें मालूम है आउटपुट हम किसी इनपुट हम किसके ऊपर दे रहे हैं इस कुंडली द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ऊपर दे रहे हैं लेकिन इसी के सापेक्ष में आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है इस लोड प्रतिरोध के ऊपर मिल रहा है। तो जो दक्षता जो होगी वो किसके रूप में होगी लोड को प्राप्त विद्युत शक्ति के रूप में तथा वहीं पे जो इन्वेस्ट जो हमने निवेश किया इनपुट किया शक्ति का वो कहाँ पे किया है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ऊपर जो प्राप्त जो हमने जो निवेश प्रत्यावर्ती शक्ति दी क्योंकि हम लोगों को मालूम है अर्थ तरंग विस्तारी क्या करता है एसी को किसमें बदल रहा है डीसी में बदल रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया ट्रांसफार्मर के जो द्वितीय कुंडली थी उसके ऊपर हमने क्या किया इनपुट के रूप में एसी सिग्नल दिए। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे इन दोनों शक्तियों का रेशियो निकालेंगे तो वो हमें जो प्राप्त होगी जो मान प्राप्त होगा वो हमें क्या बताएगा कि 10 जो ये अर्थ तरंग विस्तारी है इसके द्वारा हमें कितनी शक्ति टोटल हमें कितनी शक्ति प्राप्त हो रही है आउटपुट के रूप में। जो हमें आउटपुट के रूप में शक्ति प्राप्त होगी वो रियल में हमें उतनी ही प्राप्त होगी या वो उतनी ही क्यों प्राप्त होगी उसके बारे में भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो ये हमारे क्लास में जो ये शक्ति प्राप्त हुई कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है पर मिनट टाइम आपने प्रति इकाई समय में कितनी एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है या शक्ति या जो एनर्जी सेव हुई पर मिनट टाइम में या प्रति सेकंड में कितनी शक्ति सेव हुई है एक समय के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमको मालूम है पावर बराबर क्या होता है एनर्जी पर मिनट टाइम मतलब ऊर्जा की दर को हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो पी बराबर क्या आता है एनर्जी पर मिनट टाइम तथा उसी के साथ जो पावर किसी भी युक्ति के अंदर करंट तथा वोल्टेज होता है उस आधार पर जो पावर है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं आई इंटू वी से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे पी का जो सूत्र निकलता है करंट तथा वोल्टेज के रूप में वो क्या होता है पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर के रूप में। तो इसी आधार पर जो निर्गत या यहाँ से लोड प्रतिरोध के ऊपर जो करंट बह रही है आई डीसी हो सकता है उसके आधार पर जब हम पावर निकालते हैं उसका सूत्र क्या मिलेगा पी डीसी बराबर आई डीसी स्क्वायर इंटू लोड प्रतिरोध आर है तथा निर्गत जो निवेश की इनपुट संकेत है वो क्या होगा इस आरएमएस के रूप में निकाले जाएंगे। इस आरएमएस के रूप में जब हम निवेश के इनपुट संकेत निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा इस इनपुट से जो धारा बहेगी वो जो डायोड के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसके कारण फिर इस लोड प्रतिरोध के ऊपर जो धारा बहती है उन दोनों के योग के बराबर होगा। तो उस वजह से जो इनपुट शक्ति होगी या इनपुट
जो हमने इनपुट संकेत दिए इस युक्ति को उसी टाइम जो शक्ति से वो पी इसी बराबर क्या आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर आर एफ प्लस आर एफ। और हम लोग को मालूम है कि डायोड अग्रवाइज कंडीशन में होता है, उस समय डायोड से धारा का मान अधिकतम होता है। धारा का मान अधिकतम होने के कारण उसमें करंट जो उसका प्रतिरोध होगा उसका मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि आर एफ जो फॉरवर्ड प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, डायोड के कारण जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, लोड से बहुत कम हो जाता है, इसलिए आर एफ प्लस आर एल का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ईटा बराबर क्या है, आईडीसी का स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर एल। यहाँ से आप देखिए आईडीसी बराबर क्या है, आई एम अपॉन पाई और आई आर एम एस का बराबर क्या है, आई एम बाई 2। दोनों का मान रखिए यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना परसेंट दक्षता प्राप्त हो रही है, 40.6% की करीब। इसका मतलब तब तो हमको ये लग रहा है कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 60% अर्धतरंग निष्क्रिय तो 60% शक्ति का क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, सह कर रहा है, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका कारण क्या होता है, आप देखिए कि जो हमने इनपुट सिग्नल दिया किसी भी डायोड को, मान लो कि हमने 100% संकेत दिया अर्धतरंग निष्क्रिय को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी संकेत तो क्या चली जाएगी, आधी शक्ति जो है वो किसमें चली जाएगी, और धनात्मक चक्र में, और आधी शक्ति कहाँ जाएगी, ऋणात्मक चक्र में जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायस कंडीशन में हम डायोड को करते हैं तो 50% शक्ति तो वो क्या कर लेगा, अर्धचक्र धनात्मक चक्र के अंदर इस युक्ति के अंदर खर्च कर लेगा। तो 50% जो शक्ति खर्च हो रही है, 50% शक्ति खर्च हो रही है वो डायोड को अगर बायस करने में खर्च हो रही है, तथा हमें जो आउटपुट के रूप में संकेत मिल रहे हो कितने 40% के रूप में मिल रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में 50% संकेत हम किसी में ऋणात्मक चक्र में कर रहे हैं, तो ये ऋणात्मक चक्र के कारण जो शक्ति बाहर या सह होगी वो हमारे को लोड प्रतिरोध की मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, उसका कारण यह होता है क्योंकि शक्ति किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, शक्ति जो हमने शक्ति में जो डिपेंड करी वो किसके ऊपर, इस युक्ति के बैंड वाली करंट के ऊपर डिपेंड करती है। पर रिवर्स बायस के लिए उत्क्रम बायस आप देखते हो तो यहाँ पर लोड प्रतिरोध के ऊपर कोई शक्ति प्राप्त, कोई करंट ही प्राप्त नहीं हो रही, कोई करंट प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब किसी प्रकार की रिवर्स बायस की शक्ति सह भी नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शक्ति हमें प्राप्त होगी वो किसके रूप में, सिर्फ इनपुट सिग्नल के कारण प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये बचा हुआ 50% का कोई यूज ही नहीं हुआ, तो बचे जो यूज हुआ ओनली फॉर ओनली कौन से सिग्नल का हुआ, जो इनपुट के रूप में हमने सिग्नल दी उसी का यूज हुआ। तो उस आधार के ऊपर अगर हम परसेंटेज शक्ति निकाले जो हमें इनपुट के रूप में दी हुई के ऊपर आउटपुट के रूप में मिल रही वो कितने परसेंट होती है, 40/50 100 मतलब 80% सिग्नल। लेकिन ये है कि जो टोटल हमें शक्ति प्राप्त होती है वो कितनी होती है, अर्धतरंग निष्क्रिय से वो 40.6% ही होती है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये यूज तो नहीं हो रही पर फिर भी हम दे तो कितना रहे 100%। इसका मतलब ये हुआ कि 100% देने के ऊपर हमें जो प्राप्त होता है शक्ति लास्ट के आउटपुट के रूप में वो कितनी होती है 40.6%। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि 60% शक्ति जो है वो खर्च हो जाती है या व्यय हो जाती है। व्यय कितनी हो रही है, सिर्फ 20% हो रही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो ये 50% शक्ति है वो हमारे को कहाँ पे आउटपुट के रूप में नहीं मिलती, लोड प्रतिरोध के रूप में आउटपुट के रूप में कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि लोड प्रतिरोध के ऊपर उत्क्रम बायस कंडीशन के अंदर ऊपर कोई भी करंट नहीं बहती। जब कोई करंट नहीं बहेगी तो उस समय शक्ति का सह नहीं होता। जो भी शक्ति का सह होगा वो ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर होगा, धनात्मक चक्र के अंदर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर ध्यान रखना है कि हमें जो रिएक्टिव में जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो कितनी होती है, इनपुट के रूप में 80% होती है, लेकिन 50% का कोई यूज नहीं होता है। इस वजह से उसको अगर नेग्लिजिबल करें तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो अर्धतरंग निष्क्रिय है उसके द्वारा कितने परसेंट शक्ति प्राप्त होगी, 80%। लेकिन रियलिटी में जो अर्धतरंग निष्क्रिय को टोटल हमने 100% शक्ति दिया है उस आधार पर जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 40.6% शक्ति प्राप्त होती है। अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है उर्मिका फैक्टर, जो कि हमें इस प्रकार के जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं उसके कारण उत्पन्न होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अभी मैं इसी बात में डिस्कस करूंगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो है उर्मिका गुणन। कि उर्मिका गुणन क्या होता है, सबसे पहले उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद में उसका मान ज्ञात करेंगे।
का भी अगर हम उर्मी का गुणांक का मान ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरे का तो अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, अब जो टॉपिक है वो पांचवा टॉपिक जो है आप लोगों के वो क्या है, उर्मी का गुणांक। यह उर्मी का गुणांक जो होता है वो हमने जो इनपुट के रूप में एसी सिग्नल लिए उस आधार के ऊपर जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल मिलते हैं उसकी शुद्धता की जांच करता है, शुद्धता का मापन करता है। इसका मतलब ये जैसे कि मान लो आपने इनपुट के रूप में ये सिग्नल लिए, आउटपुट के रूप में हमें ये सिग्नल जो प्राप्त होता है, ये इस सिग्नल की शुद्धता कितनी है, इसमें कितने % डीसी सिग्नल है। मतलब जैसे कि मान लो अगर इसका मान जितना कम होता है, इस गामा या उर्मी का गुणांक का मान 1 से जितना कम होता है हमें उतनी ज्यादा शुद्ध क्या मिलती है, दृष्टि संकेत मिलते हैं। लेकिन अगर इसका मान बहुत अधिक आता है, ज्यादा आता है, तो उसका मतलब ये है कि जो हमें जिस संकेत मिल रहे हैं उसके अंदर प्रत्यावर्ती संकेतों की शुद्धि अशुद्धि का मान क्या है, प्रत्यावर्ती संकेतों का मान अभी भी उसमें बहुत ज्यादा स्थित है। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर गामा का मान कम है तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें प्रत्यावर्ती संकेत है उनका मान क्या है, कम है, तथा विष संकेतों की वैल्यू उसमें ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखें जो उर्मी का गुणांक होगा वो किसी भी प्रत्यावर्ती तथा विष संकेत, जो प्रत्यावर्ती संकेत हमने दिए है सर्किट को, उसके कारण जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल मिले उसकी शुद्धता का मापन करता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि उर्मी का गुणांक विषकारी, उर्मी का गुणांक विषकारी के आउटपुट से प्राप्त डिस्ट वोल्टता या धारा की शुद्धता का मापन करता है तथा इसका मान जितना कम होता है उतना ही अधिक शुद्ध धारा वोल्टता की प्राप्ति होती है। गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर होगा निर्गम या आउटपुट पर प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान अपॉन आउटपुट पर प्राप्त डिस्ट घटकों का प्रभावी मान। मतलब अगर मान लो कि हम वोल्टेज के रूप में लिखना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, VDC अपॉन VAC, और अगर वहीं पर करंट के रूप में लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, IBC अपॉन IAC अपॉन IBC। IRMS स्क्वायर अपॉन RMS। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर दो भाग होंगे, एक तो क्या होंगे
एक तो गए निश्चित शक्ति के घटक और दूसरा कौन सा होगा, प्रत्यावर्ती शक्ति का घटक। क्योंकि हम लोगों को मालूम है अवतरण निष्क्रिय के द्वारा जो आउटपुट के रूप में सिग्नल मिलता है इसके अंदर क्या होते हैं, निश्चित संकेत भी होते हैं और प्रत्यावर्ती संकेत दोनों का मिक्सअप होता है। उस वजह से ही आगे किसका यूज किया जाता है, डीसी पावर सप्लाई के अंदर फिल्टर का यूज करता है। क्योंकि फिल्टर क्या करता है, जो इसके अंदर प्रत्यावर्ती संकेत बच जाते हैं उनकी भी वो क्या कर देता है, उनको भी वो हटा देता है तथा हमें शुद्ध रूप में क्या मिलता है, फिल्टर के बाद में डीसी संकेतों की प्राप्ति होती है। दोनों घटकों की शक्ति यहाँ पे IRMS का होल स्क्वायर IRMS बराबर IBC का स्क्वायर इंटू RN प्लस IAC का स्क्वायर इंटू RN। क्योंकि जो हमें डीसी तथा एसी दोनों का जो आउटपुट के रूप में मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे IDC का स्क्वायर इंटू RN प्लस IAC का स्क्वायर इंटू RN कहाँ से देखेंगे तो RN से RN कट जाएगा दोनों तरफ। IRMS और स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, IBC के स्क्वायर प्लस IAC के स्क्वायर। IAC बराबर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर IRMS का स्क्वायर माइनस IBC का स्क्वायर। अब इस मान को क्या करेंगे, इस मान को कौन से मान में रख देंगे, इस मान को इस सूत्र में रख देंगे। तो IBC तथा IAC का जो अनुपात आ जाएगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उनमें गामा की वैल्यू कितनी है। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IBC का स्क्वायर अपॉन IBC का होल स्क्वायर। गामा बराबर रूट IRMS का होल स्क्वायर अपॉन IBC का होल स्क्वायर माइनस के बाद गामा बराबर रूट IM का स्क्वायर बटा 2 बटा IM का स्क्वायर अपॉन पाई का होल स्क्वायर माइनस के 1 गामा बराबर रूट पाई का स्क्वायर अपॉन और माइनस के 1। तो इस आधार के ऊपर ये वैल्यू हमें मिली पाई का स्क्वायर बाय 4 माइनस के 1। तो गामा बराबर कितना आता है 1.1 लगभग 1.21 के लिए, जो कि क्या है ग्रेटर है 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ निष्क्रिय है उसके द्वारा जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल प्राप्त होते हैं उसके अंदर प्रत्यावर्ती संकेतों की बहुत ही ज्यादा अशुद्धि होती है। बहुत ज्यादा अशुद्धि होने के कारण जो कि अब यहाँ पर तो अंतर में मिला, इसका मतलब अशुद्धि तो है बहुत अधिक मात्रा में, पर ये पूर्ण निष्क्रिय से अगर कम से अधिक है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पूर्ण निष्क्रिय होगा, जो हम आगे की तरफ इसके बाद में जो टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे जो अंतर निष्क्रिय है इसके बाद पूर्ण निष्क्रिय, उसमें भी हम क्या करेंगे गामा की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि उस गामा की वैल्यू इससे कम आती है तो इसका मतलब ये होगा कि पूर्ण निष्क्रिय जो है जो हमें आउटपुट के रूप में सिग्नल देता है, बीज संकेत देता है, उसमें क्या होता है प्रत्यावर्ती संकेतों का मान क्या है, अशुद्धि क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 से बहुत अधिक आ रही है, बहुत अधिक आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ निष्क्रिय है उसके अंदर क्या है प्रत्यावर्ती संकेतों का मान बहुत अधिक है, इसके अंदर प्रत्यावर्ती संकेतों की बहुत अशुद्धि बहुत अधिक होती है। इस वजह से इसकी तुलना में क्या होता है पूर्ण
तरंग निष्क्रिय का यूज बहुत अधिक किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब यहाँ पे देखिए Im/2 का होल स्क्वायर और Im/π का होल स्क्वायर, ये तो हमने जो आगे की तरफ औसत डीसी तथा औसत डीसी तथा औसत डीसी वोल्टेज तथा करंट निकाला था, उस आधार पर पता है। अगर यहीं पे मैं वोल्टेज के लिए मान निकालता तो यहाँ आरएमएस की जगह पे क्या आ जाता, वी आरएमएस आ जाता, वी डीसी आ जाता और वी डीसी का होल स्क्वायर आता, फिर भी उसका मान क्या आता, गामा बराबर 1.21 के करीब आता। तो यहाँ पे जो गामा का मान जो है उर्मी का गुणांक का मान अधिक है, इसका मतलब यह हो कि अगर उर्मी का गुणांक, मैंने आपको क्या बताया कि अगर उर्मी का गुणांक का मान अधिक प्राप्त होता है, इसका मतलब उस सर्किट या उस युक्ति के द्वारा जो हमें आउटपुट के रूप में जो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उसमें अशुद्धि की मात्रा क्या है, अधिक है। अगर वहीं पर उर्मी का गुणांक का मान 1 से कम प्राप्त होता है, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो अशुद्धि है उसकी मात्रा कम होती है। ये एक फिक्स या ये इसकी जो कमी या मतलब ये जो कमी थी ये किसमें पाई गई अर्ध निष्क्रिय के अंदर, जिसके अंदर गामा का मान या उर्मी का गुणांक का मान क्या होता है, 1 से अधिक प्राप्त होता है। इस वजह से इसका यूज किया गया जाता है, एसी से डीसी कन्वर्टर के रूप में इसका यूज कम किया जाता है। यहीं पर अगर हम वोल्टेज के रूप में देखेंगे तो गामा की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, गामा बराबर रूट वी आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस वी डीसी का होल स्क्वायर अपॉन वी डीसी का होल स्क्वायर। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, रूट वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन वी डीसी का होल स्क्वायर माइनस के 1। गामा बराबर रूट वी आर एम एस का मान क्या था, वी एम बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन वी एम बटा पाई का होल स्क्वायर माइनस के 1। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, रूट पाई का स्क्वायर बटा 4 माइनस के 1। वही वैल्यू आ जाएगी रूट ये 1.21 लगभग, और जो कि वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मतलब जो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी, और जो आउटपुट के रूप में हमें करंट मिलेगी, उन बीच संकेतों का मान क्या है, निर्गम या जो हमने इनपुट के रूप में जो प्रत्यावर्ती संकेत दिए उनसे प्राप्त होने वाले आउटपुट के रूप में जो प्रत्यावर्ती संकेत है उनकी तुलना में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट के रूप में हमें जो बीच संकेत मिलते हैं उसमें प्रत्यावर्ती संकेतों की अशुद्धि बहुत अधिक मात्रा में होती है अर्ध तरंग निष्क्रिय के अंदर। अब जो इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा पूर्ण तरंग निष्क्रिय। अब ये चीजें पूर्ण तरंग निष्क्रिय और अर्ध तरंग निष्क्रिय में अंतर क्या होता है, पूर्ण तरंग निष्क्रिय और अर्ध तरंग निष्क्रिय के अंतर से इतना होता है कि दोनों में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का, पर अर्ध तरंग निष्क्रिय के अंदर द्वितीय कुंडली के पश्चात क्या किया जाता है, ओनली फॉर एक डायोड का यूज किया जाता है। उसी का उल्टा क्या होगा, पूर्ण तरंग निष्क्रिय के अंदर क्या किया जाएगा, 2 डायोडों का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलते हैं, जो जहाँ पे इनपुट के रूप जहाँ पे हमें अर्ध तरंग निष्क्रिय के अंदर ऋणात्मक चक्र की जगह चक्र के ऊपर कोई भी संकेत नहीं प्राप्त होता, उसी का उल्टा क्या होगा, पूर्ण तरंग निष्क्रिय के अंदर वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में एक सिग्नल प्राप्त होता है, जिस वजह से पूर्ण तरंग निष्क्रिय के अंदर अर्ध तरंग निष्क्रिय की तुलना में अधिक सिग्नल क्या होते हैं, एसी के डीसी के अंदर परिवर्तित होते हैं, तथा हमें जो उर्मी का गुणांक होता है उसका मान क्या होता है, पूर्ण तरंग निष्क्रिय की तुलना में कम प्राप्त अर्ध तरंग निष्क्रिय की तुलना में कम प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी चीजें होगी वो पूर्ण तरंग निष्क्रिय के अंदर वो अर्ध तरंग निष्क्रिय की तुलना में बहुत ही अधिक प्राप्त होती है, जिस संकेत भी अधिक प्राप्त होते हैं, जिस संकेतों की शुद्धता भी प्रत्यावर्ती संकेतों की तुलना में अधिक होती है। वो क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि पूर्ण तरंग निष्क्रिय के अंदर कितने डायोड यूज किए जाते हैं, 2 डायोड यूज किए जाते हैं।